हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ पॉलिटी की अगली क्लास लेकर। एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट्री कमिटीज। तो एक बार जितने भी बच्चे देख रहे हैं सभी बच्चे जुड़ जाएंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन को और देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को, है ना। आज का हमारा टॉपिक है संसदीय समितियां। आज हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज पब्लिक अकाउंट कमेटी, what is estimates committee, what is committee on public undertaking, what is ethics committee, और भी डिफरेंट जो कमिटीज है उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज की। संसदीय समितियां, पार्लियामेंट्री कमिटीज। ठीक है, यानी संसदीय समिति। देखिए संसदीय समिति की अगर बात करें तो इसे कहा जाता है मिनी पार्लियामेंट, है ना। क्या कहते हैं इसे? मिनी पार्लियामेंट। ओके, यानी इसे लघु संसद कहा जाता है या फिर इसे मिनी लेजिस्लेचर भी बोलते हैं, मिनी लेजिस्लेचर, या फिर इसे लघु विधायिका भी कहा जाता है ना। भाई आर्टिकल 107 हो चुका है ना। ठीक है, अच्छा ओके। हम लोग जब बात करते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी की, पार्लियामेंट्री कमेटी को मिनी पार्लियामेंट या मिनी लेजिस्लेचर कहा जाता है। याद रखिएगा इसके मेंबर और चेयरमैन को आला स्पीकर या राज्यसभा के चेयरमैन, इसके मेंबर और चेयरमैन को लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा के चेयरमैन क्या करता है? अपॉइंट करते हैं, या राज्यसभा के चेयरमैन क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं। इसके बाद की बात करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा अगर एलएस डेप्यूटी स्पीकर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर एलएस डेप्यूटी स्पीकर किसी कमिटी के, अगर एलएस डेप्यूटी स्पीकर किसी कमिटी के मेंबर होते हैं, अगर एलएस डेप्यूटी स्पीकर किसी कमिटी के मेंबर होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उस कमिटी के चेयरमैन बन जाते हैं। ऑटोमेटिकली उस कमिटी के चेयरमैन बन जाते हैं। यानी सिंपल सी बात है, मान लो कि एलएस डेप्यूटी स्पीकर है, अगर एलएस डेप्यूटी स्पीकर किसी कमिटी के मेंबर हैं, अगर एलएस डेप्यूटी स्पीकर किसी कमिटी के मेंबर हैं तो वो उस कमिटी के क्या होता है? ऑटोमेटिकली उस कमिटी के क्या बन जाते हैं? चेयरमैन बन जाते हैं। इस चीज को आप याद रखेंगे। ओके, मैं फिर से बता रहा हूं, देखिए जो आपका पार्लियामेंट्री कमेटी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं मिनी पार्लियामेंट, या फिर उसे क्या बोलते हैं? मिनी लेजिस्लेचर बोलते हैं, है ना। ओके, हम लोग जब बात करते हैं जो मेंबर्स होता है, मेंबर्स एंड चेयरमैन ऑफ दिस कमिटीज, मेंबर एंड चेयरमैन ऑफ दीज कमिटीज आर अपॉइंटेड बाय एलएस स्पीकर और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। यानी कि इसके जो मेंबर और इसके जो चेयरमैन होते हैं उसको एलएस स्पीकर या फिर जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं वो क्या करते हैं? उन्हें अपॉइंट करेंगे। साथ ही साथ याद रखिएगा, इफ लोकसभा डेप्यूटी स्पीकर विल बी ए मेंबर ऑफ एनी कमिटी, अगर लोकसभा के डेप्यूटी स्पीकर किसी कमेटी के मेंबर हैं तो वो ऑटोमेटिकली, यानी कि वो स्वतः उस कमेटी के क्या बन जाते हैं? उस कमेटी के चेयरमैन बन जाते हैं। इस चीज को याद रखेंगे। इफ एलएस डेप्यूटी स्पीकर will be a member of any committee, then he automatically becomes chairman of that committee. Is it clear? यहां तक सभी को क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो बताइए।
ममता देखो, यू हैव टू बी लाइव इन क्लास। आप क्या करें, क्या होता है ना, मैं फ्लो में क्या होता है कि मैं चीजों को मतलब जैसे होता है मैं डिक्टेट कर देता हूं। हाँ, बट अगर आप लाइव रहते हैं और आप मतलब इस चीज को याद दिलाते रहेंगे तो फिर मैं क्या करूंगा, इससे डिक्टेट कर दिया करूंगा, है ना। कहीं पर अगर आपको प्रॉब्लम होती है, इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम anywhere in any statement or any in any topic, then I will dictate in English also, but आपको लाइव रहना है, you have to be live, okay। यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए। सभी को समझ में आ गया यहां तक? कैन आई मूव टू नेक्स्ट पॉइंट? यस, दिस इज फर्स्ट स्लाइड। देखिए, इफ अगर किसी को मतलब लाइव होने में दिक्कत हो रही है तो एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, है ना, रिफ्रेश कर लीजिए एक बार क्लास को। चलें आगे। चलिए ना, अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। याद रखिएगा, एजीआई कैन ऑल्सो बिकम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटी। यानी जो एजीआई है ये भी पार्लियामेंट्री कमिटी के मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होते हैं, इनके पास सारे के सारे क्या होते हैं, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होते हैं, है ना। तो ये क्या होते हैं, एजीआई यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन ऑल्सो बिकम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटी। ना क्वेश्चन अराइजेस, दीज कमिटीज, ये जो कमिटीज हैं ये अपना रिपोर्ट किससे सबमिट करते हैं? तो याद रखिएगा, दीज कमिटीज submit their report, these committees submit their report to LS Speaker और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा यानी कि ये जो अपना रिपोर्ट है ये किसे सबमिट करते हैं, या तो आलस स्पीकर को या फिर राज्यसभा के चेयरमैन को। ठीक है, ओके ममता जी, डेफिनेटली। चलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। यानी मैंने अभी तक क्या बताया, पार्लियामेंट्री कमेटी जो होती है, पार्लियामेंट्री कमेटी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिनी लेजिस्लेचर और मिनी पार्लियामेंट। इसके जो मेंबर होते हैं, इसके जो चेयरमैन होते हैं वो किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं, आलस स्पीकर और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इसके बाद मैंने क्या बताया, अगर इफ लोकसभा के डेप्यूटी स्पीकर, अगर लोकसभा के डेप्यूटी स्पीकर किसी भी कमेटी के मेंबर है तो वो ऑटोमेटिकली उस कमेटी के चेयरमैन बन जाते हैं। जिस भी कमेटी के वो मेंबर होंगे वो उसके क्या हो जाएंगे, चेयरमैन बन जाएंगे। इसके बाद मैंने बताया एजीआई का मतलब है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ओके, तो याद रखिएगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो इस कमेटी के क्या होता है, इस कमेटी के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं ये भी पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर बन सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन बिकम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी एंड ये अपना रिपोर्ट सबमिट करता है किसे, ये अपना रिपोर्ट सबमिट करता है आलस स्पीकर को और राज्यसभा के चेयरमैन को। इज इट क्लियर? अब तो ठीक है, मैंने तो लिख दिया है ऑलरेडी ममता, और जिसे मैंने नहीं लिखा मैंने उसे इंग्लिश में डिक्टेट कर दिया है ना। सर पहले स्पीकर और उनके एब्सेंट में चेयरमैन को सबमिट करेंगे? नहीं, ये डिपेंड करता है कमेटी किसकी है ना शिवम। ओके, यस डेफिनेटली आई कैन ममता। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है कोई परेशानी है तो बताइए। अब हम लोग देखिए, जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है ना, देयर आर टू टाइप ऑफ कमिटी इन पार्लियामेंट, अब कौन कौन सा है इसकी हम लोग बात करते हैं। चलें आगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, देयर आर टू टाइप ऑफ कमिटी इन पार्लियामेंट।
यानी कि देखो संसद में ना दो प्रकार की क्या होती है, समिति होती है, टू टाइप ऑफ कमिटी होती है कहां पर, पार्लियामेंट में, हाँ। पहला याद रखिएगा फर्स्ट है, फर्स्ट जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग कमिटी, स्टैंडिंग कमिटी, या फिर जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अस्थाई समिति। दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग इन इंग्लिश, ममता जी, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग इन इंग्लिश, ओके। नो, दिस इज नॉट अ रिकॉर्डेड क्लास, दिस इज लाइव। आस्क योर डाउट विशाल, व्हाट इज योर डाउट? When we talk about स्टैंडिंग कमिटी, स्टैंडिंग कमिटी का मतलब क्या होता है, अस्थायी समिति। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ममता, फ्रॉम लास्ट 3 स्लाइड्स आई एम राइटिंग एवरीथिंग इन कंप्लीटली इंग्लिश, है ना, ओनली फॉर ईज ऑफ यू, ओके। एंड फिर भी प्रॉब्लम है, स्टैंडिंग कमेटी की बात करते हैं तो याद रखिएगा स्टैंडिंग कमेटी जो है इट वर्क्स ऑन परमानेंट बेसिस। ये जो है परमानेंट बेसिस पर यानी कि अस्थाई रूप से क्या करती है, ये काम करती है, ओके। ये जो स्टैंडिंग कमेटी होती है ये हमेशा काम करती रहती है, परमानेंट बेसिस पर काम करती रहती है ना। और एक दोस्तों होता है स्टैंडिंग कमेटी के बाद याद रखिएगा एक होता है एडहॉक कमेटी, है ना। और इसका जो गठन होता है इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी ईयर, इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी ईयर, यानी कि इसका जो गठन होता है ना वो हर वर्ष होता है, हर वर्ष इसका गठन होता है। किसका? जो आपका स्टैंडिंग कमेटी होता है, क्योंकि ये परमानेंट बेसिस पर वर्क करती है। स्टैंडिंग कमेटी में कौन कौन आता है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। हम लोग जब बात करते हैं सेकंड जो कमेटी होती है वो होती है एडहॉक कमेटी। एडहॉक कमेटी जो होता है, एडहॉक कमेटी को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, एडहॉक कमेटी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, तदर्थ समिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? तदर्थ समिति। एंड इट वर्क्स ऑन टेम्पररी बेसिस, इट वर्क्स ऑन टेम्पररी बेसिस, है ना। ये किस पर? टेम्पररी बेसिस पर काम करती है, यानी कि कोई विशिष्ट किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए किसी पर्टिकुलर मैटर पर क्या कर सकती है, पार्लियामेंट एडहॉक कमेटी का गठन कर सकती है, तदर्थ समिति का गठन कर सकती है, जो कि टेम्पररी बेसिस पर काम करती है। और जो भी काम उसको असाइन किया जाता है, जो भी वर्क उसको दिया जाता है, जैसे उसके ऊपर वो रिपोर्ट सबमिट करती है, वो कमेटी वहीं पर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि वर्तमान में ऑयल प्राइसेस जो है वो काफी बढ़ रहा है, मान लेते हैं, जो आपका फूड इन्फ्लेशन काफी बढ़ रहा है, मान लेते हैं। इसके ऊपर पार्लियामेंट ने क्या किया, एक एडहॉक कमेटी बनाया, कहा कि आप जो है इस फूड इन्फ्लेशन के कारणों का जांच करिए और इसका एक रिपोर्ट सबमिट करिए। तो वो एडहॉक कमेटी क्या करेगी, वो तदर्थ समिति क्या करेगी, उस फूड इन्फ्लेशन के कारणों का जांच करेगी और उसके ऊपर एक रिपोर्ट सबमिट करेगी और काम खत्म। वहीं पर काम क्या हो गया, उसका खत्म हो गया, ओके। सर क्वेश्चन पीडीएफ नोट सेक्शन में दे दीजिए, जिसे सॉल्व करके पता चले कौन सा टॉपिक वीक है। सर क्वेश्चन पीडीएफ नोट सेक्शन में दे दीजिए, जिसे सॉल्व करके पता चले। अनामिका यू कैन, आप ना क्या कर सकते हो, पीवाईक्यूज सॉल्व करिए, सबसे बढ़िया है पीवाईक्यूज, है ना। पीवाईक्यूज सॉल्व करिए आप, ठीक है, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। आगे चला हम लोग, यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए। इसमें लिख लीजिएगा सीज टू एग्जिस्ट,
cease to exist after completion of its work। यानी इसका गठन जिस पर्पस के लिए होता है, जैसे वो पर्पस पूरा होता है, ये अपना रिपोर्ट सबमिट करती है, तो ये कमेटी क्या हो जाती है, ये कमेटी समाप्त हो जाती है। ये कमेटी जो हो जाएगी होगी क्या हो जाएगी, उसी समय क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ओके, अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों जो स्टैंडिंग कमेटी है, पहले हम लोग स्टैंडिंग कमेटी की बात करेंगे। स्टैंडिंग कमेटी में जो सबसे पहला है वो है आपका फाइनेंस कमेटी। पहले आप इतना लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे, अगले पॉइंट पर हम लोग मूव करते हैं। सर कट मोशन को डैश के अमाउंट को मिनिस्टर मिनिमाइज करने के लिए इंट्रोड्यूस किया जाता है, फिर इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन क्यों करना होता है। देखिए, जो कोई भी जब पॉलिसी लाती है गवर्नमेंट, है ना, जब भी कोई की मतलब कि हम क्या करेंगे, इतना पैसा खर्च करेंगे, इतना पैसा इसमें खर्च करेंगे, तो वो गवर्नमेंट की पॉलिसी है। और अपोजिशन क्या करती है उसको, कि मतलब कि हम इसको नहीं मान रहे हैं, आपने जो पॉलिसी लाई हम इसको नहीं मानते हैं, हम चाहते हैं कि इसमें ये पैसा घट जाए। ये पैसा यानी कि आप गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके विरुद्ध आपने लाया, और वो अगर पास हो गया तो उसे गवर्नमेंट का डिफीट माना जाता है लोकसभा के अंदर। इसलिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्या करना पड़ता है, रिजाइन करना पड़ता है। ठीक है शिवम, इज इट क्लियर? कैन आई मूव? व्हाट इज योर डाउट ममता? यू कैन आस्क। यहां तक किसी को कोई दिक्कत ना हो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट स्टैंडिंग कमेटी। एंड स्टैंडिंग कमेटी में जो सबसे पहला कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी में अलग अलग प्रकार की कमेटीज हैं, उसमें सबसे पहला कमेटी है कौन सी, याद रखिएगा, फाइनेंस कमेटी। इसके अंदर क्या है, सबसे पहला जो है कमेटी है वो फाइनेंस से जो रिलेटेड है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं फाइनेंस कमेटी, या फिर इसे हम लोग बोलते हैं वित्तीय समिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वित्तीय समिति। और ये जो वित्तीय समिति है ये कुल कितने प्रकार का है, ये वित्तीय समिति कुल 3 प्रकार का है। कौन कौन सा, इसमें सबसे पहला है जिसे हम लोग बोलते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति। दूसरा है जिसे हम लोग कहते हैं एस्टिमेट्स कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं प्राक्कलन समिति। क्या बोलते हैं इसे, प्राक्कलन समिति। और तीसरा है जिसे हम लोग कहते हैं कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, या फिर इसे कहा जाता है लोक उपक्रम समिति। क्या बोलते हैं, लोक उपक्रम समिति, लोक उपक्रम समिति। पहले हम लोग बात करेंगे इन तीनों की, व्हाट इज पब्लिक अकाउंट कमिटी, व्हाट इज एस्टिमेट्स कमिटी एंड व्हाट इज कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। पहले हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे, फिर हम लोग इसके आगे और भी डिफरेंट कमिटीज की तरफ हम लोग मूव करेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो आप बताइए। अब हम लोग बात करेंगे पब्लिक अकाउंट कमेटी की। सबसे पहले there are only 2 group, defense and Khan GS defense. Actually I don't have any idea about this, Mamta. KGS defense, you can join KGS defense. Okay, this is official telegram channel. Okay, KGS defense you can join, no, KGS defense. Okay, this is official telegram channel of
खान ग्लोबल स्टडीज डिफेंस। ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं, इसके बाद अगले पॉइंट पर चलते हैं। सबसे पहला है, फर्स्ट वन इज पब्लिक अकाउंट कमिटी। पब्लिक अकाउंट कमिटी, याद रखिएगा, इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड in 1921 on the provision of Government of India Act 1919। याद रखिएगा, जब हम लोग बात करते हैं पार्लियामेंट के अंदर जो ये आपका सबसे जो इंपॉर्टेंट कमिटी है, दैट इज पब्लिक अकाउंट कमिटी। और इस पब्लिक अकाउंट कमिटी की बात करते हैं तो याद रखिएगा, इसका जो स्थापना होता है, इसे जो एस्टैब्लिश किया जाता है कब, इन 1921। 1921 की जब बात करते हैं तो याद रखिएगा 1921 में इसकी स्थापना होती है, किसके प्रावधानों के आधार पर, on the basis of provision of Government of India Act 1919, भारत शासन अधिनियम 1919 के आधार पर होता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। कब, 1921 में। इनिशियली याद रखिएगा, इनिशियली जो इसके चेयरमैन होते हैं, इनिशियली its chairman was फाइनेंस मिनिस्टर। याद रखिए, जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसके चेयरमैन कौन हुआ करते थे, इसके चेयरमैन हुआ करते थे फाइनेंस मिनिस्टर, यानी कि वित्त मंत्री। ओके, याद रखिएगा, जब हम लोग बात करते हैं दोस्तों इस पब्लिक अकाउंट कमेटी की, तो याद रखिएगा इट इज ओल्डेस्ट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट। इट इज ओल्डेस्ट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट। ये संसद की सबसे पुरानी समिति है। ये संसद की सबसे पुरानी समिति है, इस चीज को आप याद रखेंगे। हाँ, इसमें कुल वर्तमान में इसमें कुल कितने मेंबर्स हैं, देयर आर 22 मेंबर्स। इसमें वर्तमान में कितने मेंबर हैं, तो याद रखिएगा 22 सदस्य हैं, इन विच 15 मेंबर्स आर फ्रॉम लोकसभा एंड 7 मेंबर आर फ्रॉम राज्यसभा। लेकिन यहां पर जो इसके जो मेंबर्स होते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी में, लोकसभा और राज्यसभा से मेंबर्स किस हिसाब से होते हैं, क्या यहां पर रूलिंग पार्टी के ही मेंबर होते हैं या फिर अपोजिशन के भी मेंबर होते हैं? एक बार विशाल जो है ना, विशाल एक बार उसको, ममता को बोल दो कि वो क्लास को रिफ्रेश कर ले। आई थिंक उसके में ना हो सकता है प्रीवियस क्लास कोई चल रही हो, उसको एक बार बोलो कि वो क्लास को रिफ्रेश कर ले, है ना। आई थिंक वो पुरानी क्लास वो देख पा रही है, मुझे लग रहा है कि उसको एक बार बोलो क्लास को रिफ्रेश करे। हम लोग जब बात करते हैं, याद रखिएगा यहां पर जो 15 मेंबर कहां से होते हैं, लोकसभा से, और 7 मेंबर कहां से होते हैं, राज्यसभा से। लेकिन ये किस आधार पर होता है, ऑन बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। लोकसभा में मान लीजिए 15 मेंबर जाएंगे, वो किस आधार पर जाएंगे, जिस पार्टी का जैसे रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा में, उसी पार्टी का उसी तरह से वहां पर क्या होगा, उसी तरह से क्या होगा, वहां पर रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। उसी तरह राज्यसभा में जिस पार्टी का जैसे रिप्रेजेंटेशन है, उसी प्रकार से उसके मेंबर्स क्या जाएंगे, यहां पर इस पब्लिक अकाउंट कमेटी में जाएंगे, लोक लेखा समिति में जाएंगे। ओके, हम लोग जब बात करते हैं तो यहां पर दोस्तों याद रखिए, लेकिन सवाल उठता है कि इसके मेंबर और इसके चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मेंबर and chairman of this committee, member and chairman
ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी, यहां पर मैंने पीएससी लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म में, क्या लिखा है पीएससी, यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी आर अपॉइंटेड बाय एलएस स्पीकर, आर अपॉइंटेड बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा, यानी कि इसके जो चेयरमैन हैं, इसके जो सदस्य हैं, उसको कौन अपॉइंट करते हैं, उसको लोकसभा के अध्यक्ष अपॉइंट करते हैं। कौन करते हैं उसको अपॉइंट, उसे लोकसभा के अध्यक्ष या लोकसभा के स्पीकर अपॉइंट करते हैं। इस चीज को आप याद रखेंगे। ओके, हिंदी में अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो हिंदी में, मैं बोल देता हूं। इसकी स्थापना 1921 में भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुई। शुरुआत में इसके अध्यक्ष वित्त मंत्री हुआ करते थे। यह संसद की सबसे पुरानी समिति है। इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 कहां से होते हैं, राज्यसभा से होते हैं। ओके, अब इसके आगे की बात करते हैं। तो मैंने क्या बताया, यहां तक सभी ने लिख लिया, ये नोट कर लिया है सभी ने, ये सभी ने नोट कर लिया है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बताओ। चलें आगे, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि टिल 1967 यानी 1967 तक till 1967 chairman of this committee till 1967 chairman of this committee is from ruling party। यानी याद रखिएगा 1967 तक 1967 तक जो इसके चेयरमैन हुआ करते थे वो कहां से हुआ करते थे, रूलिंग पार्टी से हुआ करते थे, सत्ताधारी दल से हुआ करते थे। लेकिन आफ्टर 1967 as per convention chairman of this committee is from opposition। यानी कि 1967 के बाद यह परंपरा, यह कन्वेंशन बनाई गई। 1967 के बाद यह कन्वेंशन बनाया गया कि जो इसके चेयरमैन हैं वो कहां से होंगे, वो विपक्षी दल से होंगे। हाँ, क्लियर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या। 1967 तक जो इसके चेयरमैन हुआ करते थे वो रूलिंग पार्टी से हुआ करते थे। 1967 के बाद जो इसके चेयरमैन है वो कहां से, वो परंपरा बनाएंगे किसके चेयरमैन जो होंगे वो कहां से होंगे, विपक्षी पार्टी से होंगे। और याद रखिएगा मिनिस्टर कैन नॉट बिकम मेंबर ऑफ दिस कमिटी। मिनिस्टर कैन नॉट बिकम मेंबर ऑफ दिस कमिटी। जो मिनिस्टर होते हैं ना वो इस कमिटी के मेंबर नहीं होते हैं। मिनिस्टर जो होते हैं वो इस कमिटी के मेंबर नहीं होते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। मिनिस्टर यानी मंत्री इस समिति के सदस्य नहीं बन सकते हैं। इस चीज को आप याद रखेंगे। मंत्री इस समिति के सदस्य नहीं बन सकते हैं। इस चीज को आप याद रखेंगे। इसे आप लिखें, फिर चलते हैं इसके आगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, हिंदी बोल रहा हूं राहुल, आप खुद से भी लिख सकते हैं। बाकी आपको दिक्कत है तो आप बता सकते हो।
मिनिस्टर क्यों नहीं बन सकते? देखिए, क्योंकि इसका काम क्या है अभिषेक, व्हाट इज वर्क ऑफ दिस कमिटी? चेक रिपोर्ट ऑफ कैग। जो कैग का रिपोर्ट है, जो गवर्नमेंट का अकाउंट है, गवर्नमेंट का अकाउंट को चेक करना, गवर्नमेंट ने अपना पैसा सही जगह पर खर्च किया नहीं किया। और मिनिस्टर्स आर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। जो मिनिस्टर होते हैं वो गवर्नमेंट के पार्ट होते हैं। और अगर मान लीजिए कि कहीं पर अगर कोई रिपोर्ट में दिक्कत होगी, या मिनिस्टर कह सकता है कि नहीं नहीं इसको रहने दो, इसको बंद करो, इसको मत दिखाओ, तो ये जो है फेयर नहीं होगा। जो आपका जांच जो होगा, ये जो कैग का रिपोर्ट जो चेक किया जाएगा, वहां पर चेक करने में हो सकता है गड़बड़ी हो जाए। वो क्या कर सकते हैं? वो कह सकते हैं नहीं नहीं इस सब को क्या कर दो, हाइड कर दो, इस रिपोर्ट को इसको मत दिखाओ। क्लियर? इसलिए जो मिनिस्टर्स होते हैं वो इसके पार्ट नहीं हो सकते। क्लियर है? ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, इसके बाद अगले पॉइंट पर चलते हैं। याद रखिएगा इसका काम क्या होता है। इट्स वर्क इज, इसका काम कैग के रिपोर्ट की जांच करना है। कैग के रिपोर्ट की जांच करना है, यानी कि इट्स फंक्शन इज टू चेक, इट्स फंक्शन इज टू चेक रिपोर्ट ऑफ कैग। कैग का मतलब क्या है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कैग का मतलब क्या है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ओके, अरे नो ममता, आई थिंक यू आर नॉट हियरिंग मी। राज्यसभा के मेंबर को भी स्पीकर अपॉइंट करते हैं डेफिनेटली, है ना। यार सौरभ इसको बता दो, एक बार क्लास को ना रिफ्रेश कर ले, अगर तुम लाइव क्लास देख पा रहे हो ना। हाँ तुम तो लाइव ही देख रहे हो, तभी तो सवाल ऐसे पूछ रहे हो। तुम ना एक बार उसको बोलो, अगर वो लाइव क्लास नहीं देख पा रही है ना, तो प्लीज वो एक बार क्लास को रिफ्रेश कर ले, है ना। ममता को एक बार मतलब बोल दो कि वो क्लास को रिफ्रेश कर ले, कमेंट नहीं। हम लोग जब बात करते, देखिए इसका फंक्शन क्या है? इट्स फंक्शन इज टू चेक रिपोर्ट ऑफ कैग, दैट्स व्हाई कैग इज ऑल्सो कॉल्ड, कैग का मतलब क्या? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कैग इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रेंड, philosopher, friend, philosopher and guide, friend, philosopher and guide of पब्लिक अकाउंट कमिटी। इसलिए दोस्तों कैग को क्या कहा जाता है? पब्लिक अकाउंट कमिटी का फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड भी कहा जाता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। ओके, क्लियर ना? अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, इसका जो मेंबर और इसके जो चेयरमैन होते हैं, इनका टेनर कितना होता है। इसके जो मेंबर और इसके जो चेयरमैन होते हैं, इनका जो टर्म होता है वो 1 साल का होता है, क्योंकि ये कमेटी हर साल कॉन्स्टिट्यूट होती है। इसका हर साल क्या होता है? गठन होता है। याद रखिएगा, द टर्म ऑफ मेंबर एंड चेयरमैन ऑफ दिस कमिटी, टर्म ऑफ मेंबर एंड चेयरमैन ऑफ दिस कमिटी, टर्म ऑफ मेंबर एंड चेयरमैन ऑफ दिस कमिटी इज हाउ मच? इज 1 ईयर। यानी कि इसके जो मेंबर हैं और इसके जो चेयरमैन हैं, इसका जो टर्म होता है वो कितना होता है? 1 साल होता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। इज इट क्लियर? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप बता सकते हो, फिर हम लोग चलेंगे, बात करेंगे एस्टिमेट्स कमेटी। सर सेकंड एक बार रिपीट कर दीजिए। ओके सर, आप यूएन को भी बता दीजिएगा इसके सब पार्ट और फंक्शनलिटी से। शिवम देखो, ये आप स्टैटिक जीके वाले पार्ट में आपको कराया जाएगा, है ना। यूनाइटेड नेशन वगैरह स्टैटिक जीके वाले पार्ट में कराया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा
सेकेंड पॉइंट है कैग इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी। यानी जो कैग है ना, कैग को बोलते हैं फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी, PAC, है ना। हाँ, अभी कैग को पढ़ा या नहीं, कैग को अभी हम आगे पढ़ाएंगे, है ना, कैग को बिल्कुल आगे पढ़ाएंगे, है ना। पहले अभी जैसे पार्लियामेंट फिनिश होगा, देन वी विल स्टार्ट सुप्रीम कोर्ट, एंड आफ्टर सुप्रीम कोर्ट वी विल स्टार्ट कैग। ओके, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये कौन से आर्टिकल में है? ऐसा किसी आर्टिकल में नहीं है ना, ये सभी किस में है? रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ हाउस में है ना, जो सदन की जो प्रक्रिया से संबंधित जो नियम है उसमें है ये सब। आगे चलें, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इसके बाद अगले पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एस्टिमेट्स कमेटी। एस्टिमेट्स कमेटी की जब बात करते हैं, एस्टिमेट्स कमेटी या फिर जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राक्कलन समिति कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति की बात करते हैं तो याद रखिएगा, इट्स ऑरिजिन, हिंदी में भी मैं बोल दूंगा, चिंता मत करिएगा। इट्स ऑरिजिन कैन बी ट्रेस्ड इन स्टैंडिंग फाइनेंशियल कमिटी, स्टैंडिंग फाइनेंशियल कमिटी सेटअप, स्टैंडिंग फाइनेंशियल कमिटी सेटअप इन 1921। नो, कॉन्स्टिट्यूशनली मेंशन्ड नहीं है ना अभिषेक, ठीक है, संविधान में ऐसा नहीं है। याद रखिएगा, जब हम लोग बात करते हैं एस्टिमेट्स कमेटी की, तो इसका जो ओरिजिन है, इसकी जो उत्पत्ति आप हिंदी में लिख सकते हैं, इसकी उत्पत्ति 1921 में बनाई गई अस्थाई वित्तीय समिति में देखी जा सकती है। इट्स ऑरिजिन कैन बी ट्रेस्ड इन स्टैंडिंग फाइनेंशियल कमिटी सेटअप इन 1921। इसकी उत्पत्ति 1921 में बनाई गई अस्थाई वित्तीय समिति में देखी जा सकती है। दूसरा याद रखिएगा कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड continuous economic, it is also called continuous economic committee। इसे continuous economic committee यानी अस्थाई आर्थिक समिति के नाम से भी जाना जाता है। इसे अस्थाई आर्थिक समिति के नाम से भी जाना जाता है ना। और इसका स्थापना होता कब है? याद रखिएगा, इसका स्थापना 1921 में नहीं होता है। इसका ओरिजिन देखा जा सकता है 1921 में। किसमें? स्टैंडिंग फाइनेंशियल कमेटी में। जो स्टैंडिंग फाइनेंशियल कमेटी का भी फंक्शन जो था इसी के ऐसा था, लेकिन स्टैंडिंग फाइनेंशियल कमेटी अलग है और ये जो आपका एस्टिमेट्स कमेटी है ये अलग है। एस्टिमेट्स कमेटी की स्थापना कब होती है? तो याद रखिएगा, इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड in 1950 on recommendation of John Mathai। आपको पता है जॉन मथाई 1950 में हमारे क्या होते हैं? वित्त मंत्री होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं। और इन्हीं के रिकमेंडेशन पर, इन्हीं के सिफारिशों पर 1950 में इस एस्टिमेट्स कमेटी की क्या होती है? स्थापना होती है। जब हम बात करते हैं दोस्तों एस्टिमेट्स कमेटी की, याद रखिएगा इसमें जो टोटल मेंबर होते हैं, टोटल मेंबर कितने होते हैं? टोटल मेंबर होते हैं इसमें 30। टोटल मेंबर कितने होते हैं इसमें? 30। एंड याद रखिएगा ऑल मेंबर्स आर फ्रॉम, इसके जो सभी सदस्य होते हैं वो कहां से होते हैं? ऑल मेंबर्स आर फ्रॉम लोकसभा। इसके जो सारे सदस्य होते हैं वो कहां से होते हैं? लोकसभा से होते हैं। इस चीज को आप याद रखेंगे। याद रखिएगा ये जो एस्टिमेट्स कमेटी होता है, याद रखेंगे ये सबसे लार्जेस्ट कमेटी है किसका? पार्लियामेंट का। लार्जेस्ट कमेटी
लार्जेस्ट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि यह संसद की सबसे बड़ी समिति है। कौन सी? एस्टिमेट्स कमेटी। संसद की सबसे बड़ी समिति है, इस चीज को आप याद रखेंगे, हिंदी में लिख लीजिएगा। इसकी स्थापना जॉन मथाई के सिफारिशों पर 1950 में हुई। इसकी स्थापना जॉन मथाई के सिफारिशों पर 1950 में हुई। इसमें कुल सदस्य कितने हैं? 30 हैं। सभी सदस्य कहां से होते हैं? लोकसभा से होते हैं। और यह संसद की सबसे बड़ी समिति है। यह संसद की सबसे बड़ी समिति है, इस चीज को आप याद रखेंगे। पहले आप इतना लिखेंगे, फिर चलते हैं इसके आगे, अगले पॉइंट पर हम लोग मूव करते हैं। आगे चलें। अभी आ रहे अर्चू, जस्ट वेट। इज इन इट द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल इज फिक्स्ड और नॉट? अरे ये कहां से आ गया तुम्हारे दिमाग में? मेल और फीमेल का रेशियो यहां पर कहां से आ गया, ये बताओ। मैंने क्या बोला कि इसके जो सदस्य होते हैं वो कैसे होते हैं? सिंपल है, इसके जो सदस्य होते हैं वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, यानी कि जिस पार्टी का जिस हिसाब से प्रोपोर्शन होता है उस हिसाब से क्या होता है, वहां पर मेंबर्स होते हैं, है ना। यहां पर ऐसा कोई मेल और फीमेल का ऐसा कोई रेशियो नहीं होता यहां पर, है ना। सर फाइनेंस मिनिस्टर तो सनमुखम चेट्टी थे ना? अरे सौरभ, 1947 में सनमुखम चेट्टी थे भाई साहब। 1950 की बात कर रहा हूं। 1950 में कौन थे? रिपब्लिक इंडिया का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? जॉन मताई ने। तो 1950 में कौन थे? जॉन मताई थे। किसमें कितनी फीमेल है? हाँ, और किसमें ये क्वेश्चन आया है, किस पेपर में? बताना मुझे भी थोड़ा सा। मैंने तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं देखा है कि पूछा गया हो कि इस कमेटी में कितनी फीमेल है। हाँ बताइए। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए ये जो कमेटी है इसके मेंबर और चेयरमैन को आलस स्पीकर अपॉइंट करते हैं। आलस स्पीकर अपॉइंट करते हैं, यानी जो इसके मेंबर और चेयरमैन होता है ना, इसको कौन अपॉइंट करता है? आलस स्पीकर अपॉइंट करते हैं। मेंबर एंड चेयरमैन ऑफ दिस कमिटी आर अपॉइंटेड बाय मेंबर एंड चेयरमैन ऑफ दिस कमिटी आर अपॉइंटेड बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा। मेंबर एंड चेयरमैन ऑफ दिस कमिटी आर अपॉइंटेड बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा। एंड याद रखिएगा, chairman of this committee is from ruling party. Chairman of this committee is from ruling party, यानी कि इसके जो चेयरमैन होते हैं वो कहां से होते हैं? वो रूलिंग पार्टी से होते हैं। किसके? एस्टिमेट्स कमेटी के। सीडीएस में क्या पूरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था, थोड़ा बताना नितिन। मैंने भी 23 का क्वेश्चन देखा है, लेकिन मैंने ऐसा कोई सवाल नहीं देखा है। आप पूरा सवाल पूछिए, हो सकता है आप सवाल को समझ नहीं पा रहे हो। याद रखेंगे जब हम लोग बात करते हैं इसकी, अगला, मिनिस्टर कैन नॉट बिकम मेंबर ऑफ दिस कमिटी। मिनिस्टर कैन नॉट बिकम मेंबर ऑफ दिस कमिटी, यानी कि जो मिनिस्टर है इस कमिटी के मेंबर नहीं बन सकते हैं। मिनिस्टर इस कमिटी के मेंबर नहीं बन सकते हैं। और याद रखिएगा, इसका कार्य, इट्स फंक्शन, इसका कार्य बजट एस्टिमेट्स को चेक करना है। बजट एस्टिमेट्स को चेक करना है। इट्स फंक्शन इज टू चेक बजट एस्टिमेट्स। इट्स फंक्शन इज टू चेक बजट एस्टिमेट्स। जैसे बजट होता है ना, बजट में क्या होता है? अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग एलोकेशन होता है। रेल मिनिस्ट्री को इतना पैसा दिया गया,
एजुकेशन मिनिस्ट्री को इतना दिया गया, है ना, होम मिनिस्ट्री को इतना पैसा एलोकेट किया गया, अलग अलग चीजों में, हेल्थ मिनिस्ट्री को इतना दिया गया, है ना, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को इतना दिया गया, है ना, पूरा का पूरा बजट में एलोकेशन होता है डिफरेंट डिफरेंट उसके लिए। इस एस्टिमेट्स कमेटी का काम क्या होता है कि जो बजट के अंदर जो एलोकेशन हुआ है, जो पैसे का आवंटन हुआ है, वो सही से हुआ है या नहीं हुआ है, उसको क्या करना, चेक करना, ये इसका काम होता है। याद रखिएगा इसके भी मेंबर और चेयरमैन का जो टर्म होता है, टर्म ऑफ मेंबर, टर्म ऑफ मेंबर एंड चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी इज 1 ईयर। यानी समिति के सदस्य और अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, 1 साल होता है, क्योंकि हर साल इसका क्या होता है, गठन होता है। इस कमेटी का जो गठन होता है वो क्या होता है, हर साल, एवरी ईयर। ठीक है, क्लियर? यहां तक बात सभी को समझ में आ गई। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है, समस्या है तो बताइए। इफ यू हैव एनी डाउट। नो नो, वो मतलब इसके लिए, इस कमेटी के मेंबर बनने के लिए उनको कोई पैसा नहीं मिलता है। उनको जो सैलरी मिलता है एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिलता है ना, ही विल गेट सैलरी एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ओके अर्चू, नाउ वी विल डिस्कस कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, इसी को हम लोग बोलते हैं लोक उपक्रम समिति। कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, है ना। जब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग की, याद रखिएगा इसकी जो स्थापना होती है, कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1964 ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कृष्णा मेनन कमिटी। यानी इसकी जो स्थापना होती है, कमेटी का नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कृष्णा मेनन कमेटी के सिफारिशों पर इसकी स्थापना कब होती है, 1964 में। ये मैंने क्या बताया, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स, ये सब सीमा पढ़ाया जाएगा आपको किसमें, स्टैटिक जीके के पार्ट में। ओके, तो फिर यहां पर आप क्या मतलब, पहले मैं पॉलिटी करा लूं या पहले मैं स्टैटिक जीके करा लूं? स्टैटिक जीके का जब क्लास होता है उसमें आप पूछ लीजिएगा इस सवाल को, प्लीज इरेलीवेंट क्वेश्चन मत पूछिए, है ना। यहां पर मैं इंडियन पॉलिटी को डिस्कस कर रहा हूं, ना कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपको पढ़ाया जाएगा किसमें, स्टैटिक जीके वाले टॉपिक में, तो वहां पर आप पूछिए ऐसा सवाल। हम लोग जब बात करते हैं, याद रखिएगा इनिशियली इसमें कितने मेंबर थे, इनिशियली इसमें 15 मेंबर थे। इनिशियली इसमें कितने मेंबर थे, 15 मेंबर। 10 मेंबर कहां से थे, 10 मेंबर कहां से थे, लोकसभा से, और 5 मेंबर कहां से थे, राज्यसभा से। लेकिन प्रेजेंट में इसमें कितने मेंबर हैं, प्रेजेंट में इसमें कितने मेंबर हैं, 22 मेंबर हैं। प्रेजेंट में इसमें कितने मेंबर हैं, 22 मेंबर हैं। इस 22 मेंबर में से वही 15 कहां से है, 15 आर फ्रॉम लोकसभा एंड 7 आर फ्रॉम राज्यसभा। ठीक है, पहले आप इतना लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे। तो करंट अफेयर्स के क्लास में पूछ लेना, पहले आप इतना लिखो, फिर चलते हैं इसके आगे। कृष्णा मेनन कमेटी लिखा हुआ है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो बताइए, फिर हम लोग चलते हैं इसके आगे, अगले पॉइंट पर मूव करते हैं।
नेक्स्ट है, याद रखेंगे, इसके मेंबर एंड चेयरमैन को आलस स्पीकर अपॉइंट करते हैं, आलस स्पीकर अपॉइंट करते हैं। यानी जो इसके मेंबर और चेयरमैन हैं उसको कौन अपॉइंट करता है? लोकसभा स्पीकर अपॉइंट करते हैं, और वही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा अपॉइंट होता है। यहां पर मिनिस्टर इसके मेंबर नहीं बन सकते, मिनिस्टर इसके मेंबर नहीं बन सकते। मिनिस्टर कैन नॉट बिकम मेंबर ऑफ दिस कमिटी, मिनिस्टर कैन नॉट बिकम मेंबर ऑफ दिस कमिटी। ठीक है, इसका कार्य पीएसयू से संबंधित, पीएसयू क्या है अभी बात करते हैं। पीएसयू से संबंधित कैग के रिपोर्ट की जांच करना। कैग जो रिपोर्ट अपना तैयार करता है ना, इट्स फंक्शन इज टू चेक कैग रिपोर्ट रिलेटेड टू पीएसयूज। इट्स फंक्शन इज टू चेक कैग रिपोर्ट रिलेटेड टू पीएसयूज। व्हाट इज पीएसयू? पीएसयू का मतलब है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, अंडरटेकिंग, लोक उपक्रम जिसे हम लोग बोलते हैं, अंडरटेकिंग जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? लोक उपक्रम कहते हैं। लोक उपक्रम लाइक जैसे आपका बीपीसीएल है, एनटीपीसी है, ओएनजीसी है, आईओसीएल है, ऐसा कंपनी जिसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी आधे से ज्यादा है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो कैग उसका भी एक रिपोर्ट तैयार करता है अलग से, जितने भी पीएसयूज हैं। तो उस पीएसयूज से जो रिलेटेड रिपोर्ट है कैग का, उसको चेक करना ये किसका काम होता है? कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग का काम होता है। इसके बाद की बात करते हैं, तो याद रखिएगा, इसके चेयरमैन, टर्म ऑफ मेंबर एंड चेयरमैन, टर्म ऑफ मेंबर एंड चेयरमैन ऑफ दिस कमिटी, टर्म ऑफ मेंबर एंड चेयरमैन ऑफ दिस कमिटी इज 1 ईयर। यानी कि इसके भी जो मेंबर और चेयरमैन होते हैं, इसका जो टर्म होता है वो कितना होता है? 1 साल का होता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रखने वाले हैं। यहां तक आप लोगों का कोई डाउट है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है तो आप पूछ लीजिए। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पहले पूछ लो, बाकी इसके आगे की कहानी को हम लोग देखेंगे कल की क्लास में, है ना। कल की क्लास में जो भी मुद्दे हैं इसके बाद के, है ना, उसको हम लोग देखने वाले हैं। और इस सैटरडे तक में आपका जो पार्लियामेंट टॉपिक है वो आपका फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट वीक में हम लोग स्टार्ट करेंगे कैग, सुप्रीम कोर्ट, मतलब नेक्स्ट वीक में आपका स्टेट वगैरह ये फिनिश, है ना। उसके बाद हम लोग उसके नेक्स्ट वीक में सेंटर, इस पूरा मतलब कि अगले 2 वीक में आपकी पूरी पॉलिटी फिनिश हो जाएगी। ओके, ठीक है। पीएसयू वाला देखो अभिषेक, पीएसयू जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का मतलब क्या होता है? जितने भी ऐसी कंपनियां जिसमें कि सरकार की हिस्सेदारी आधे से ज्यादा है, लाइक बीपीसीएल है, एनटीपीसी है, ओएनजीसी है, ये सभी क्या है? पीएसयूज है। ठीक है, ये आप किताब खरीद लीजिए नितिन, है ना। आप खुद भी थोड़ा मेहनत करिए, आपको भी एग्जाम देना है ना। कई सारे बुक है मार्केट में, अब बुक खरीद लो पीवाईक्यूज का, है ना, उसमें आपको पॉलिटी के भी पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। ठीक है, थोड़ा अपना खुद भी मेहनत करो ना। पॉलिटी की मतलब कई सारी किताबें हैं मार्केट में प्रीवियस ईयर के, आप उसे ले लीजिए और वहां से सॉल्व करिए क्वेश्चन को। ठीक है, या फिर ऑनलाइन आप देख लीजिए, कई सारे आपको मतलब मिल जाएंगे वेबसाइट जहां पर को आपको पीवाईक्यू मिल जाएंगे, है ना। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे हम कल की क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।